नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर पिछले कई महीनों से चीन में और अब पूरी दुनिया में लोग इससे डरे हुए हैं। ईरान से लेकर इटली तक, इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब भारत में भी इसका प्रवेश हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं पता चल सका है और न ही इसके रहस्य को सुलझाया जा सका है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें इस वायरस से हमें किस प्रकार अपनी सुरक्षा करनी है, अपने समुदाय को और अपने परिवार को इससे बचाना है। हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कोरोना को ना। जी हाँ, और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। और दर्शकों, इस विषय पर यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सीधे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-40159888। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें अपने प्रश्न को छोटा रखें और अपने टीवी की आवाज़ को पहले ही कम कर लें। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कोरोना को ना, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जन जागरूकता के दृष्टिकोण से एक आम व्यक्ति जो हमें देख रहा है उसको कैसे समझाएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। जी हाँ, आजकल हर तरफ चर्चा केवल कोरोना वायरस की है जी, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जानना। तो कोरोना वायरस की जब बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि वायरस है जी, और हम सभी लोग वायरस से परिचित हैं। तो कोरोना वायरस का जो डिसीज है ये भी एक तरह के वायरस से होने वाला रोग है जी, और वायरस की जब बात करें तो एक बहुत ही छोटा ये जीव है, ये कह सकते हैं लिविंग बॉडी है जी, जो कि हमारे एक सेल से भी छोटी होती है, बहुत ही सिंपल, और जिसकी वजह से बहुत से रोग पहले से भी होते आ रहे हैं जी, और उनमें से कुछ रोग ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं और कुछ खतरनाक भी होते हैं। जी, तो इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक कोरोना वायरस जिसकी बात अभी हो रही है, जिसको कोविड-19 भी बोला जा रहा है, ये एक नया वायरस है जो 3-4 महीना पहले ही प्रकट हुआ अचानक से। जी, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल। तो कोरोना वायरस तो पहले भी रहा है और उससे बहुत से रोग फैलते रहे हैं, जिसमें से एक सार्स के बारे में लोग जानते हैं। जी, तो अभी नया वायरस कहाँ से आ गया? कुछ लोग इसको स्कैम भी बताते हैं, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जी, तो एक्चुअली जैसे हम लोग इवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक समय के साथ इवोल्यूशन हुआ और नए नए जीव जंतु पैदा होते चले गए, लेकिन एक बंदर से मनुष्य बनने में बताते हैं कि लाखों साल लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं, बड़े जीव, उनको इवॉल्व होने में तो लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन एक वायरस में छोटा म्यूटेशन होने में लाखों साल नहीं लगते हैं क्योंकि बहुत छोटी संरचना है। तो 100-50 साल में ऐसा होता है जो एग्जिस्टिंग वायरस होते हैं उनमें थोड़ा सा 5%, 10% जब चेंज आता है तो एक नया वायरस उत्पन्न हो जाता है। तो ये घटना समय समय पे होती रहती है। पहले भी हुआ है, लेकिन आज से 100 साल पहले जब ऐसा हुआ होगा, कभी इबोला वायरस या सार्स वायरस पहली बार आया होगा, तब हमारी साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। तो उस समय जब भी इस तरह का नया रोग आया, लाखों लोग मर गए, उसके बाद मालूम पड़ा कि ये वायरस था और इस तरह से फैला। आज चूंकि हमारी साइंस एडवांस है, हम पहले समझ सकते हैं कि नया वायरस आ गया है और हम उसके रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसके रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये फैल ही गया है और कुछ देशों में पहले ही हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो हमारे देश में कम से कम ये फैलने ना पाए। हमारे पास उपाय हैं उसके लिए, और इसको फैलने से बचाना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बिल्कुल नया वायरस है। तो जब पुराना वायरस होता है तो पहले से चूंकि फैल रहा होता है, तो प्राकृतिक तरीके से अधिकांश लोगों में एक इम्यूनिटी पैदा हो चुकी होती है। तो जब वो वायरस फैलेगा भी तो हो सकता है उनको कुछ ना हो, इससे प्रभावित ना हो। दूसरा, अगर कहीं तेजी से फैलता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो उसके लिए वैक्सीन भी होती है। वैक्सीन लगा के हम बचा सकते हैं, और फिर भी रोग हो गया तो उससे इलाज के लिए हमारे पास दवाएं भी होती हैं। क्योंकि नया वायरस है तो अभी प्राकृतिक जो नेचुरल इम्यूनिटी है किसी के अंदर नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कम से कम 1 साल अभी लग सकता है। ठीक है, और इसी तरह से इसके इलाज के लिए कोई दवा भी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोगों की मृत्यु ना हो, अधिक लोग इससे प्रभावित ना हो, तो उससे हमारे पास जो रोकथाम के तरीके हैं उनको अपना के हम पूरे समाज में इसके
जो प्रचार प्रसार है, जो फैलने की जो कारण हो सकते हैं उनको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और इस प्रकार से हम सभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया, जैसे हमारे सभी दर्शक समझ पाए होंगे कि एक वायरस किस तरह से फैलता है, किस तरह से बनता है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि ये जो चारों तरफ सुनाई पड़ रहा है कोरोना कोरोना, और सब लोग इससे एक तरह से देखा जाए तो डरे हुए हैं, तो क्या वास्तव में स्थिति खतरनाक है? डरने की तो कोई बात है ही नहीं जी। जो इतने प्रयास हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हमें कोई खतरा ना हो, हम इसको बचा सकते हैं और बचा ले जाएंगे जी। तो डरे नहीं, बल्कि सुरक्षा करें अपनी भी और समाज की भी। ठीक है, तो डरने की बात इसलिए भी नहीं है कि अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें, जैसे कि हम देख रहे हैं चाइना के बाद इटली, स्पेन, ईरान, इन देशों की पॉपुलेशन हमसे काफ़ी कम है, हमारे प्रदेश से भी कम है जी। ठीक है, और हमसे काफ़ी बाद में वायरस वहाँ पहुँचा, उसके बाद भी कुछ दिनों के अंदर कई हजार लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों डेथ भी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ अभी इतनी तेजी से फैल नहीं पाया। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ शुरुआत से ही पहले दिन से प्रयास अच्छे किए गए। हमारे यहाँ जो लोग विदेशों से आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग टाइम पे की गई, उसके बाद जो लोग आ चुके थे वो कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों से मिले, उनकी ट्रैकिंग की गई, उनकी जांचें की गई, और इस तरह से शुरुआत से ही हम लोग काफी सही दिशा में चल रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 2 महीने के बाद ही केसेस हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सौरभ जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न ये है कि हैंड्स को धोने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या सोप और वाटर से धोने की हिदायत दी जा रही है, तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर और सोप से धोने में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा? जी हाँ सौरभ जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। एक्चुअली आज के समय के लिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है ये प्रश्न दिमाग में आना। दोनों चीजें अच्छी हैं। हर समय पानी और सोप, जब खासतौर पर जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो कई बार हो सकता है उपलब्ध ना हो, तो वहाँ पे सैनिटाइजर की बात है। सबसे अच्छा तो पानी और साबुन ही है। अगर दोनों चीजें उपलब्ध हैं तो आप बार बार हर कुछ समय बाद या जब भी आवश्यकता हो अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धो लें। और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कई बार सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो अगर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पानी और साबुन से हाथ धो के पूरी सुरक्षा पा सकते हैं। सौरभ जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है। जैसा अभी बताया, बिल्कुल इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया गया है जी। और गंभीरतापूर्वक लिया है सरकार ने, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत घबराने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फैल गया है, बल्कि गंभीरतापूर्वक सरकार ले रही, इसलिए फैलने नहीं पा रहा है और आगे फैलने भी नहीं देना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और अभी तक समाज की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है। उम्मीद की जाती है कि आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो अभी जो जैसा मैंने 2-3 बातें बताई कि बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को पहले तो स्कैन किया गया हर एक आने वाले व्यक्ति को, और उसके बाद अब सारी विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स को बंद भी कर दिया गया है और जो हमारे विदेश में लोग फंसे हुए थे उनको भी बुला लिया गया है। अब जो है जहाँ जहाँ पे लोगों को कॉन्टैक्ट हुआ और जिन भी लोगों को संभावना थी कि ये संक्रमित हो सकते हैं, उनकी जाँच हो गई। उसके बाद भी अगर कहीं पे ये फैल रहा है तो लगातार उसकी निगरानी की जा रही है और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पे आइसोलेशन किया जा रहा है, तो जिससे कि बाकी लोगों को फैलने न पाए। उसी क्रम में जो सरकार की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी हो रही है, और कई बार हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकइन वाली नौबत भी आए, जैसा अन्य देशों में पा रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, बाहर ना निकले। तो अगर इसका हम सही तरीके से उपयोग करते रहेंगे, पालन करते रहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और डॉक्टर साहब, एक फोन ले लेते हैं मध्य प्रदेश से, बालाघाट से गोविंद जी हमारे साथ हैं। हेलो जी नमस्कार मैम, कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? जी हमको ये जानना है मैम कि जो कोरोना वायरस है, तो इनको ये वायरस लक्षण तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाता है? जल्द से जल्द हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? कहाँ तक पूछना है? जी उनका प्रश्न है कि कैसे पहचाने, क्या लक्षण है जी। ओके, देखिए जनरली जैसे वायरल हम कहते हैं अक्सर कि सीजन जब बदलता है तो वायरल हो गया है जी। तो ये चूंकि जो कोरोना वायरस का ग्रुप है, पहले भी वायरस फैलता रहा है, दूसरा कोरोना वायरस अभी नया आ गया जी। तो कोरोना वायरस जो इंसान में आता है उसको इन्फेक्ट करता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी सांस लेने की वाली बीमारियां। तो लक्षण के तौर पे बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, मेन चीजें ये हैं। तो अगर ये लक्षण है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और बाकी लोगों से दूरी बना लें ताकि जांच भी हो जाए, अगर कुछ ऐसा है तो पता चल जाए। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, काफ़ी चांसेस हैं कि ये कोरोना वायरस ना भी हो जी।
गोविंद जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप प्रयासों के बारे में बता रहे थे, इनमें से कोई प्रयास के बारे में आप और कंटिन्यू करना चाहें तो प्लीज़। हाँ, तो ये सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं कि हम जो भी लोग हैं उनको आइसोलेशन में रखना है तो आइसोलेशन में रखें, होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल में जिसकी स्क्रीनिंग करनी है, किसी की ट्रैवल हिस्ट्री देखनी है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अस्पतालों में भी सारे प्रबंध किए जा रहे हैं, इसके लिए अलग से टीमें बना दी गई, सब कुछ उस लेवल पे हो रहा है। अब आगे जो समाज के लिए एक्चुअली बचाव के लिए जरूरी है कि समाज के लोग अपना धर्म निभाएं, जी बिल्कुल, और उसके लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, वो बहुत ही आवश्यक है। हमें सब लोगों को उसका पालन करना चाहिए। तो इसीलिए ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, बाजार सभी बंद कर दिए जा रहे हैं। और जब ये लोगों को सलाह दी जाए किसी को भी कि आप क्वारंटाइन में रहें, अपने घर के अंदर रहें, तो उसको भी फॉलो करें। ऐसा ना हो कि उनसे घर में रहने को कहा गया या स्कूल बंद किया गया और वो पिकनिक मनाने बाहर निकल पड़े, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। तो सरकार अपना काम कर रही है और हम अपना भी काम करते रहें तो बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जी। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुषमा जी हैं जयपुर से। हेलो। हेलो जी सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमने एक बार हाथ में सैनिटाइजर लगा लिया, कितनी देर के बाद दोबारा से सैनिटाइजर यूज करना चाहिए? और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम लोग यूज करते हैं, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर वगैरह, क्या इसकी भी सफाई रखनी चाहिए हम लोगों को? जी हाँ, बेटर है। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के युग में। कोरोना वायरस नहीं था तब भी, क्योंकि मोबाइल का उपयोग हम लोग इतना करते हैं, एक ही उसी हाथ से दूसरी चीज छूते हैं, फिर मोबाइल को छूते हैं, हर थोड़ी देर बाद छूते हैं, है ना, दूसरे लोगों के हाथ भी लगते हैं। तो अगर इसकी जांच कराई जाए तो हमारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा संक्रमण मिलेगा, हो सकता है टॉयलेट की सीट से भी ज़्यादा, और इसको हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो आज जब कोरोना वायरस से बचाव की बात आ रही है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कम से कम एक बार गीले कपड़े से हमें इन चीज़ों को भी पोंछ देना चाहिए, साफ करना चाहिए, या सैनिटाइजर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी इसको हम साफ कर सकते हैं। तो ये क्योंकि सरफेस, जब हम कोरोना वायरस से बचने की बात करते हैं तो सरफेस जो है, सतह, गंदी सतह या इन्फेक्टेड सतह, उसी से एक दूसरे में फैलने वाली है। तो जितनी भी सतह को हम बार बार छूते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर का हमारा कीबोर्ड हो, या इवन हमारे घर के हैंडल हो, लॉक्स हो, है ना, या हम लिफ्ट में चलते हैं तो लिफ्ट का जो दरवाजा है, लिफ्ट में जो बटन है, इन सबको हमें सैनिटाइज करने की जरूरत है। तो जितनी चीजें हम बार बार छूते हैं, कई लोग छूते हैं, कई लोगों का हाथ लगता है, उन सबको हमें साफ करते रहना है। और आपने पूछा हाथ साफ करने के बारे में, तो फ्रिक्वेंटली का मतलब है कि अगर हम रूटीन ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि लगभग 2 घंटे में हम साफ करते रहें सैनिटाइजर से या साबुन और पानी से। लेकिन अगर कोई हमने गंदी चीज़ छुई है, ऐसी चीज़ जिसको बहुत लोगों ने छुआ होगा, ऐसा टॉवल करके गए और अचानक ऐसी चीज़ छूनी पड़ी, या खाना खाने से जस्ट पहले, या टॉयलेट इस्तेमाल करने के तुरंत बाद, तब तो हमें फिर से कर लेना चाहिए। सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को ना विषय पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से एक फ़ोन है। हेलो 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 जी, यदि आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, सबसे पहले अपना नाम। छत्तीसगढ़ जी जी, अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हमारा ये कहना था सर जी कि हम लोग तो कोरोना वायरस से मतलब साफ सफाई रख सकते हैं जी, तो बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के लिए, सुरक्षा के लिए? जी डॉक्टर साहब बताएं। प्रभाव सबके लिए एक जैसा है। इसमें एक अच्छी बात यह है इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में कि जो अधिक उम्र के लोग हैं वो ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है बच्चों के लिए क्या करें, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? हाँ, तो बच्चे कंपैरेटिवली वैसे भी सुरक्षित हैं, लेकिन बच्चों को इन्फेक्टेड लोगों से दूर रखें। केवल कोरोना वायरस नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति में खांसी, बुखार जैसे लक्षण हैं, सांस लेने में दिक्कत है, उनसे बच्चों को दूर रखें। और जो सारे तरीके बताए गए हैं साफ सफाई के, वो वहाँ पे भी लागू होते हैं। बच्चे को छूने से पहले हाथ अवश्य धो लें, बच्चों को साफ जगह रखें, इन्फेक्टेड लोगों से दूर रखें, भीड़ भाड़ में न ले जाएं, है ना। तो एक अलग कमरे में जिसमें अधिक लोग ना हो, बच्चा हो और उसकी देखभाल करने वाली उसकी माँ या कोई और हो। तो अगर भीड़ भाड़ घर में ज़्यादा लोग हैं तो उनसे अलग के एक कमरे में रखना उचित होगा। और जो भी खाना पीना देते हैं उसमें भी साफ सफाई, उसको टच करते समय, खिलाते समय, खाना खिलाते समय भी हाथ की सफाई, इतना अगर कर लेंगे तो बच्चा आपका सुरक्षित है। जी, और फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना को ना का हमारा संकल्प है, और सफाई और दूरी का जो संयुक्त विकल्प है, एक ऐसा स्लोगन हम सुन रहे हैं हमेशा। इसमें सफाई और दूरी, जो सामाजिक दूरी की बात की जा रही है, ये इतनी आवश्यक क्यों, इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि
थोड़ी सी दूरी बनाए रख के हम इसके संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि केवल ये एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत किसी के सेफ्टी के लिए नहीं है। कई बार लोग जब ये बात होती है तो लोग सोचते हैं कि इतनी महामारी फैल गई, इतना खतरा हो गया है। बात खतरा फैल नहीं गया है, बल्कि खतरा ना फैले इसलिए। तो चूंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसको खांसी या छींक आती है, तो वो सामने जो भी सरफेसेज हैं उसके हाथ में, उसके कपड़ों में, सामने टेबल पे, ऐसी जगहों पे वो ड्रॉपलेट हो सकता है। उसी को जब दूसरा कोई व्यक्ति छूता है तो उसके हाथ से लग के उसके अंदर जा सकता है। तो अगर हम ये थोड़ी सी दूरी का मतलब एक तो डिस्टेंस है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरा दूरी बनाने का तरीका है कि सरफेसेस को टच करें, कम करें। टच अगर किया है तो हाथ बार बार धोते रहें। ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। और डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अभिषेक पटेल जी हैं लखीमपुर से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है। जी, हमारा प्रश्न है कि अगर मार्केट में मास्क उपलब्ध नहीं है तो हम क्या साफ कॉटन के कपड़े से मास्क बना सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम अपना प्रश्न भी रख लेते हैं। बच्चे ने पूछा है मास्क अपना बना सकते हैं, तो मास्क पहनना जरूरी कब है, किनको पहनना है, कृपया ये भी बता दें। साथ ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मास्क पहनने की सबको आवश्यकता नहीं है। मास्क हम पहन के अगर सोचें कि हम सुरक्षित हो गए तो ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि एक गलत फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें मिले। क्योंकि मास्क अगर हम पहनते भी हैं तो जो मार्केट में मास्क हैं वो बहुत टाइट होते हैं, कई बार वो फिट नहीं होते, तो उसको आप बार बार छुएंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए, कभी बोलने के लिए या खाने के लिए उसको हटाएंगे, तो उससे इन्फेक्शन के चांस और बढ़ेंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप अपने चेहरे को बार बार ना छुएं और इसकी वजह से आप बार बार छू रहे हैं। तो मास्क की केवल आवश्यकता 2 तरह के लोगों को है। एक तो जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जिनमें, या इन्फेक्टेड नहीं भी है तो कम से कम ऐसे लक्षण हैं और जहाँ पे सस्पिशन है कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, वो मास्क का उपयोग करें जिससे कि दूसरे लोगों को ये रोग ना फैले। और दूसरा, जो लोग ऐसे रोगियों की देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, या घर में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो मास्क पहन लेंगे ताकि उनकी सुरक्षा रहे। इसके अलावा अगर हम ग्रसित नहीं है और हमारे आसपास कोई ग्रसित नहीं है तो मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे हमें उल्टा ही असर पड़े। जी बिल्कुल। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं अभिषेक जी को एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर मास्क की आवश्यकता महसूस हो रही है, आवश्यकता है और हमें मास्क नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में हम कोई जरूरी नहीं कि मार्केट से खरीदा हुआ मास्क पहने। हम जो दुपट्टा है या ये है अंगोछा है या रुमाल हमारे पास होती है, उसको 2-3 बार मोड़ के उससे भी अगर हम नाक को ढक लेंगे तो वो भी मास्क जैसा ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे फिर से वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। कार्यक्रम में आपका अपना स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को ना विषय पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अमय ठाकुर जी हैं बाराबंकी से। हेलो जी, अमय जी क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि ये जो घर में जानवर है उनसे भी कोरोना वायरस फैलता है कि नहीं? जी अमय जी, नहीं, घर में जानवरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम हमारे देश में जानवरों से इंसान को ये नहीं फैल रहा है। जी अमय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, यदि हाल ही में कोई व्यक्ति विदेश से अपने घर वापस आया है तो उसका होम क्वारंटाइन समय कैसा होगा और इसका सही तरीका क्या है, कृपया बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर हम आगे चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैलता ना जाए तो अगर कोई बाहर से आया है उसको क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। तो कई बार लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और मालूम पड़ा लोग पार्टी करते घूमते हैं लोगों से मिलते हुए, तो ऐसा ना करें। क्वारंटाइन का मतलब फिर आइसोलेटेड ही रहे, एक कमरा अलग होना चाहिए जिसमें वो रहें, जिसमें कि अगर हो सके तो लैट्रिन बाथरूम भी अलग हो जिसको कि केवल वो उपयोग करें कुछ समय तक। और उनकी देखभाल अगर करनी है, उनके संपर्क में आना है, तो घर में अगर कई लोग हैं तो सब लोग देखभाल ना करें क्योंकि सब लोग संक्रमित हो सकते हैं। उनमें से एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि बहुत एजेड भी ना हो, 50 साल से कम का हो, तो वो उनका देखभाल करें और अपना अधिक ध्यान रखें हर तरह से, ये ज्यादा उचित है। तो अपने आप को आइसोलेटेड ही रखें एक अलग कमरे में, कम से कम 14 दिन तक या जब तक के लिए सलाह दी गई है। वो बाहर घूमने न जाएं, बाकी लोगों के संपर्क में ना आए और पार्टी वगैरह में शामिल ना हो, बाजार वगैरह में न जाए। तो पूरी तरह से क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन में भी करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि होम क्वारंटाइन के मतलब आप घर के सभी लोगों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक कमरे में सो रहे हैं, क्योंकि आपके घर में सभी लोग फिर खतरे में रहेंगे और वहां से बाकी लोग भी। अर्चित शर्मा जी हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मैम, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोरोना वायरस अस्थमा वाले रोगियों को प्रभावित कर सकता है? बताएं सर। किसी को भी प्रभावित कर सकता है और अधिकतर जो ज़्यादा एज के लोग हैं, 80 साल से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, 60 साल से ज़्यादा भी काफ़ी संभावना है। उसके अलावा डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं और कोई भी अगर बीमार है, जैसे अस्थमा आप कह रहे हैं,
तो शरीर अक्सर कमज़ोर होता है और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दवा चल रही होती है, हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा हो, तो इसलिए सर्टेनली ऐसे व्यक्ति को खतरा ज़्यादा है और उनको भी खास तौर पे अपना ध्यान रखना चाहिए और सारे जो प्रिकॉशंस की बात हो रही है सफाई की, इनके लेना चाहिए जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए अर्चित जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बताएं कि छींकते और खांसते वक्त यदि कोई भी व्यक्ति है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो खांसने या छींकने से ही ये ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और उससे इन्फेक्शन होता है। तो आसपास अगर कोई व्यक्ति जो भी है कहीं पर हम हैं और हमें खांसी या छींक आती है तो अक्सर हम ओपन नहीं खांसते हैं, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इससे दूर तक सभी लोगों को फैल सकता है। दूसरा, अगर हम हाथ सामने करके खांसते या छींकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि फिर सारी ड्रॉपलेट्स हमारे हाथ में है, इससे ये फैलता चला जाएगा। तो बेटर है कि हम कोई रुमाल, अंगोछा या कुछ नहीं, दुपट्टा, इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें, उसको सामने मुंह ढक के तब करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं है या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं कि ऐसा कुछ ले सकें तो हाथ सामने रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये कोनी इस तरह से अपना जो है एल्बो सामने ले आके इसमें छींकें या खांसें, तो जो भी ये ड्रॉपलेट्स होंगे हमारे कपड़ों में जाके अटकेंगे और इससे फैलने का खतरा कम होगा, इसका अवश्य ध्यान रखें। सीधा वो किसी पर नहीं अटैक कर सकते जी। और डॉक्टर साहब, सामुदायिक स्तर पर और एक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति के लिए क्या उसकी जिम्मेदारी है ऐसे समय में? अभी जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी इसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था या क्वारंटाइन जो भी निर्देश दिए गए हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसका पालन करें, तो जिससे कि स्वयं भी स्वस्थ रहें और समाज भी स्वस्थ रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि डरे नहीं बल्कि बचाव करें। जी बिल्कुल। और दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जिस तरह से बचाव के लिए जो जो तरीके उन्होंने बताए हैं उनको अपनाएं, अपनों को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सबसे पहली बात डरें नहीं, कोरोना को मिलकर कहना है ना। और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब चलते 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 में हम कार्यक्रम के आखिर में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको हमें भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से हम किसी एक को ड्रॉ फ्लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, छींकते या खांसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आपने हमारा प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.tduplko@gmail.com। और आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का हमें बहुत इंतजार रहेगा। और डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, अपना आपको बहुत बहुत थैंक यू।